लास्ट लेक्चर डायमेंशन के एप्लीकेशन 3 पर काम किया था हम लोगों ने, और हम आपको उसके कुछ रिलेटेड, उससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाए थे। सारा चीज तो अपनी जगह पर ठीक ठाक है, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको सही तरीके से मिल रहा है, जा रहा है। एंड आई थिंक कि यू गेट मच मोर सेटिस्फेक्शन and accordingly we proceed towards our related examinations and the course should be in favor। ये हमेशा ध्यान रखना है, लेकिन इसके लिए साथ में यह भी जरूरी है कि हम लोग एक डेवोटेड वे में चल करके ऑनेस्टली अगर सब्जेक्ट के साथ हम लोग मेहनत करें तो ये बहुत दूर नहीं कि we will be getting our final results wherever we want to मूव। ये सब चीजें लगातार चलती रहेगी, बातें लगातार होती रहेगी, बार बार मैं इंस्पायरेशन करता रहता हूँ आपके लिए, और ये सोचता हूँ कि आप किसी तरह से सक्सेस करो। एंड फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको भी खुद के लिए मेहनत करना चाहिए। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को अपने अंदर लाने के लिए बहुत सारे मेहनत की जरूरत होती है, बहुत तरह से हमें सोचना होता है, ओरिएंटेशंस हैं, आगे चल करके सब देखने का मौका मिलेगा आपको। आज मेनली हम आपको फाइनल जो लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन का उसकी बात कर रहे हैं, और फोर्थ एप्लीकेशन के नाम से इसको मैं ये ले चल रहा हूँ आज। एंड लेट अस राइट नाउ एप्लीकेशन 4 डायमेंशनल एनालिसिस में वी आर टॉकिंग टुडे एप्लीकेशन 4 एंड दिस इज द वाइटल वन। हमने आपको बताया हुआ है कि लास्ट का इससे पहले और भी एप्लीकेशन शेयर किए हैं, और मैंने कहा था कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद सेकंड, थर्ड एंड नाउ इट इज फोर्थ नंबर। सो ये तीनों ही एप्लीकेशंस हमें काफी हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और आपको जब ये एक एप्लीकेशन का सेटअप फाइनल हो जाएगा तो इसके कुछ लिमिटेशंस हम बताएंगे जो चोरी हुई है आपके साथ, आपके सामने से चीजें आई है बट आपने उसको पिकअप नहीं किया या कोई भी केयर नहीं करते हैं, तो वही एप्लीकेशन का फेल्योर जिसको लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस का टॉपिक लेकर के हम आपको शेयर करेंगे। एंड देयर आफ्टर वी विल जस्ट प्रोसीड, एक दो लेक्चर हम आपको लगाएंगे कुछ ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो बिल्कुल आईआईटी मेडिकल में किस तरह से इसको घुमा करके किस तरह से टाइपिंग पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसको। टू फाइंड द न्यू रिलेशंस, टू फाइंड द न्यू रिलेशंस in different physical quantities, in different physical quantities, the theory of dimension, the theory of dimension कैन बी यूज्ड। अब ये देखिए, अभी जितनी बातें लिखी है हम लोगों ने, इससे कुछ खास हमें लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा चीज है, लेकिन आपको जब इसके हम एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस देंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहता टू फाइंड द न्यू रिलेशंस इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज द थ्योरी ऑफ डायमेंशंस कैन बी यूज्ड। डायमेंशंस के थ्योरी को हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसी बात को जानने के लिए हम चलिए आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, और तब आपको समझ में आएगी बात कि कैसे न्यूमेरिकल्स पर ये एप्लीकेबल होता है। लेट अस प्रोसीड फॉर द एग्जांपल। टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन नंबर 4 वी हैव टू मूव थ्रू द एग्जांपल्स। जैसे मैं आपको क्या कहता हूं, एक छोटी सी बात है, इन द आइंस्टीन्स mass
एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशन। It is stated that if a particle moves with velocity of light, moves with velocity of light, then mass converted into energy, converted into energy। ये होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करने लगे तो फिर उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि मास उसका एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। दैट इज मास स्टार्ट्स वेरिंग, मास उसका एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसके हेल्प से हम आइंस्टीन के उस इक्वेशन को लाने की कोशिश करेंगे जो ये ओवरऑल ये कहता है कि एनर्जी डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहते हैं वी एस्यूम, हम लोग तब क्या करते हैं, ये बात क्या आ गई कि एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। हियर इज द सी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड m मास है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चीजें बिल्कुल साफ है कि एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ मास इन एंड वेलोसिटी। बात आ गई कि ये फंक्शन इज द रूल दैट रिलेट्स एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या साइंस में फंक्शन का मतलब वो सेलिब्रेशन नहीं होता है, इट इज अ रूल। बहुत तरह के होते हैं, तो उधर हम लोगों को नहीं जाना। अब क्या करते हैं, इसको एक्चुअल फॉर्म में लाते हैं। देन मैं लिखता हूं, अब देखिए यहां से डायमेंशन अपना प्रोसेस चालू करता है कि E प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर, देन वी सपोज, हम लोग ये मानते हैं, ये मानना होगा, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है। सपोज m टू द पावर a एंड c टू द पावर b। ये देखिए a और b हमने पावर फंक्शन के रूप में इसको इसलिए लिया है कि हमें ये पता नहीं होता है कि मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट का किस तरह का रिलेशन एनर्जी के साथ आएगा। वी डोंट नो दिस टाइम। अगर किसी को पता भी है कि E=mc² होता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में, तो हमें यहाँ ये मालूम नहीं है, यहाँ हमको ये सोच करके चलना है कि वी डोंट नो व्हाट इज द रियल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमने इसका पावर ले लेना है और वो हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस है। दिस इज द रूल टू डिसॉल्व द रिलेशन। वेयर मैं लिख देता हूं, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि पावर जो है वो कभी वेरिएबल हम लोग लेते नहीं है, कॉन्स्टेंट्स। तो जब भी इसका वैल्यू आएगा तो एक फिक्स वैल्यू आएगा। अब क्या करना होता है, इसी रिलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बोथ साइड लिख करके ए और बी की वैल्यू ही निकालना हमारा टारगेट होता है। एक बार अगर वो हमारे पास आ जाता है, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिलेशन। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। कहेंगे और E इक्वल टू K, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा होता है वो ऑलरेडी हम कैरी करते हैं, है ना। K इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये चीज आपको K इज डायमेंशन लेस, इसका कोई रीजन नहीं है, ये सभी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए हुए वैल्यूज होते हैं।
इसी इस पर कोई क्वेश्चन एराइज करने की बात नहीं होती है। जहां पे चीजें अनसर्टेन होती है, जिसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस का भी कोई गारंटी नहीं होता, वहां पे ये कांस्टेंट ऑलरेडी प्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस अपने फिजिक्स में हमें देखने को मिलेंगे जहां पर कांस्टेंट सभी डायमेंशनलेस नहीं होते और सभी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू 1 नहीं हो सकते। देयर आर सम, तो वो भी आपके सामने आज आ जाएगा, आप देखेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड के इक्वल टू यहां हमको 1 कंसीडर करना होता है। ये इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको बताया जाता है बिकॉज जो बताने वाले हैं जिससे हम लोग हैं, तो हम लोगों को ये पता है कि यहाँ इसका क्या वैल्यू उठाना है, तो ये हम आपको यहाँ से देते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन अराइज करने का मतलब नहीं बनता है, इसीलिए के की वैल्यू यहाँ 1 है। कहाँ के की वैल्यू हमें पता नहीं है, वहां क्या करना होगा ये आपको बाद में हम सिखा देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप इस पहले को इसको कॉपी कीजिए एंड आई थिंक कि जब आपने इसको देखा है, जब आपने इसको समझा है, नो एनी ट्रबल, हम आपको ले चलते हैं जिस तरह से आपको चलना है और इसका फायदा आपको कहीं न कहीं मिलेगा। अब आप देखें दोनों तरफ आप डायमेंशन लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपके पास एनर्जी है, इट विल हैव डायमेंशन m l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। एंड जब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये इसमें से निकल जाएगा और राइट साइड में सिर्फ मास के लिए m की पावर a लगाएं और c इज द वेलोसिटी, इट हैज डायमेंशन l टू द पावर -1, सो इसके ऊपर पावर आप b लगा दें। अब राइट साइड में क्या करते हैं, सबको सेपरेट करते हैं, यहाँ तो कोई खास परेशानी नहीं है अपन के पास। तो यहाँ देखें m टू द पावर a लिया हमने, l टू द पावर b लगाया हमने और फिर t टू द पावर -b लिया। अब सेम बेस के पावर को दोनों साइड से इक्वेट कर देते हैं, लिखते हैं इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसेस, देन वी राइट नाउ इक्वेटिंग द powers of same bases, powers of same bases from both sides। एकदम फटाफट निकलना है। अब हम लोगों ने बहुत सारा काम डायमेंशन में कर लिया है। अब यहाँ देखिए कि m पर पावर 1 है, यहाँ m पर पावर a है, तो ऑब्वियसली अपन के पास a का वैल्यू आ गया 1, सो 1 रिजल्ट इज क्लियर नाउ। एंड सेकंड हम लोग उठा लेंगे, तो चूंकि दोनों ही फैक्टर में आपके पास में है सेम क्वांटिटी, इसीलिए एक ही उठा लीजिए, l पर पावर b लीजिए, l पर पावर 2 लीजिए, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और जैसे ही a और b की वैल्यू आ गई, द एग्जैक्ट रिलेशन जो अपन के पास है, एग्जैक्ट आइंस्टीन्स रिलेशन जो अपन के पास आना है वो क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। कितना स्मार्टली, कोई भी फिजिक्स का लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं आई, डायमेंशन में ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रिजल्ट ला कर दिया। एंड वी आर नाउ हैप्पी by getting the relation E equal to mc square on the basis of dimensional analysis, and यही इसका क्या है बेनिफिट है। अब देखिए एक और बात आपको मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एंड आई थिंक हम लोगों में से सबको ये पता है, हम लोगों में से सबको ये पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में जो मोशन का लॉ है उसमें F इक्वल टू ma होता है। फॉर द टाइम बिंग हम ये माने कि हमें ये पता नहीं है कि फोर्स मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, किस तरह का रिलेशन है उसका, पर इतना हमें बता दिया गया कि इन द न्यूटन्स लॉ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सीलरेशन। तो कैसे वो रिलेट करेंगे ये पता नहीं है, बट डायमेंशनल एनालिसिस से ये जो फोर्थ एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे, हमको अपने आप को रिलेशन आ जाएगा। कोई अगर कहता है कि F इक्वल टू m अपॉन a होता है या F इक्वल टू a अपॉन m होता है, तो ये उनका कभी माना नहीं जाएगा, क्योंकि डायमेंशन उसे एनालाइज करके हमारे सामने क्लियरली ला करके देगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। सो दिस एग्जाम्पल कहते हैं द फोर्स
depends on mass and acceleration of the particle in न्यूटन्स लॉ। यह बात सही है, इन न्यूटन्स लॉ में ऐसा कहा गया है कि फोर्स जो है वो पार्टिकल के मास और वेलोसिटी एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। तो हमें ये कहा गया कि न्यूटन्स लॉ में हमने सुना था किसी से कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। देन व्हाट इज एग्जैक्ट रिलेशन? देन व्हाट इज द expression of force? क्या है? कैसे बढ़ेंगे? How to proceed? Rule is clear now. कैसे बढ़ेंगे? So it is clear. Let F proportional to m to the power b and a to the power c। पता ही है कि m मास है और a क्या एक्सीलरेशन है, b and c आर कांस्टेंट्स, ये हमने मान लिया। where b and c are constants, आप ये बात ध्यान देना है कि मैं आपको बता के चलता हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन और ऑलमोस्ट गोइंग टू लास्ट, लेकिन जितने लेक्चर हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा लगता है लिमिट से, बट इसकी हमने कोई भी परवाह नहीं की। हमने सीधा ये समझा कि अभी स्टार्टिंग हमारा टॉपिक है और हमारे जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे प्यारे हैं, वो इसको इस तरह से सीखें जैसे लगे कि वो अपने लाइव क्लास में बैठे हुए हैं। इसीलिए हमने इतना डिटेल लिखा भी है, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर करी है और इससे आपका बेसलाइन मजबूत होगा और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको आगे मिलेगा। सो आइए देखते हैं अब इस चीज को कि कैसे हम इस रिलेशन को लाते हैं और कितना आसान होता है डायमेंशन से चल करके, जबकि वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन। आप देखिए इसको, सपोज कि मैं फिजिक्स को न्यूटन्स लॉ मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इसको क्या करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं एंड m टू द पावर b एंड a टू द पावर c, और यहाँ पर क्या है वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये भी बता देना जरूरी होता है। वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू फिर एक बार हम लोग लेते हैं एंड k इक्वल टू 1। कहीं से भी कोई डॉट नहीं अपने पास होना चाहिए कि ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम लोग को प्रॉपरली चलना है। लेट अस सी, अब क्या करना है, बस पता ही है आपको। अब दोनों साइड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखेंगे, देन m l t to the power -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। राइट साइड जाएंगे तो k खत्म हो गया हमारा, m इज द मास टू द पावर b एंड a इज एक्सीलरेशन हुज डायमेंशनल फार्मूला इज l t to the power -2, इट्स पावर इज c। अरेंज करना है इसको, अलग अलग करने की बात आती है तो m टू द पावर a लेते हैं, l टू द पावर c लगाते हैं एंड देन t टू द पावर -2c। नाउ इक्वलिटी क्या करते हैं, दोनों ही साइड से सेम बेस के पावर को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस, पावर्स ऑफ सेम बेसिस फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से हम लोग सेम बेस के पावर को जब इक्वेट करते हैं तो ऑब्वियसली m टू द पावर 1 है, m टू द पावर यहाँ b है, तो क्या मिलेगा, b का वैल्यू अपन के पास कितना आ गया, 1 आ गया। एंड वंस अगेन
L टू दी पावर यहाँ C है, L टू दी पावर यहाँ 1 है, तो C का वैल्यू भी कितना आ गया, 1 आ गया। जब दोनों ही वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं तो अब T का हमको इक्वेट करने की जरूरत नहीं, ये भी करेंगे तो C का वैल्यू 1 ही आएगा। अब आप ये देखिए कि जब हमारे पास B और C दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो व्हाट वी विल राइट नाउ, K तो चला गया, K तो रहेगा नहीं, F इक्वल टू M टू दी पावर 1 एंड A टू दी पावर C। सो क्लियर है कि अपने पास जो F का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, F इक्वल टू MA, यहाँ लिख देंगे 10, जो रिलेशन है 10 in the Newton's law we have F equal to mass into acceleration। ये है एग्जैक्ट रिलेशन, यही है आपका न्यूटन्स लॉ का एग्जैक्ट रिलेशन, जो आपको पता भी होगा, लेकिन डायमेंशन से कैसे इसको ले आते हैं ये बात हमारे लिए थोड़ा सा मायने रखता है। सो ये भी चीज हम लोगों ने सीख लिया, और भी सारे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आप घबराने की कोशिश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप देखें यहाँ से। अब थोड़ा सा कुछ लॉ ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलता हूँ आपके लिए। जैसे सपोज कीजिए कुछ ऐसे रिलेशन लाते हैं, जैसे टाइम पीरियड है किसी सिंपल पेंडुलम का, वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। देखिए थर्ड एग्जांपल कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ of the pendulum, length of the pendulum and G लिख देता हूं, समझ लेना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए। अभी ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई भी पेंडुलम आपने वाल एक दीवार घड़ी में देखी होगी, कभी कभी इस तरह से एक लगा रहता है, उसको कुछ पेंडुलम कहते हैं, वो इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है। तो ये जब ऑसिलेट करेगा तो कहीं ना कहीं इसका इस तरह से मूवमेंट होगा, इसी पाथ को ये बार बार, ऑसिलेशन नाम ही इसका है। इधर आएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ये होता है। इसका जो टाइम पीरियड है कि एक बार में एक ऑसिलेशन परफॉर्म करना, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने का मतलब जहां से ये चले थे, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो यहां से यहां आना, ध्यान से देखना है, यहां से यहां आना, वापस लौटकर यहां गया और वापस लौटकर फिर जब यहां आता है, एंड जिस पोजीशन से जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ उसी पोजीशन पर उसी डायरेक्शन में पहुंच जाने पर वन ऑसिलेशन को कंप्लीट माना जाता है, एंड टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो दिस इज टाइम पीरियड है, वो टाइम को टी से मैंने इंडिकेट किया, नो डाउट इट इज वेरी वेल नोन टू अस। आप देखते हैं जरा सा यहाँ, अगर आपने देखा कि लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, दिस इज O, and if it is A then this L is the length of pendulum। so कहते हैं, अब इसको कैसे करें हम, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या है कि we have, अपन के पास क्या है, T प्रोपोर्शनल है। अब ये पता नहीं है तो मैंने L टू दी पावर A लिखा, और G जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस पर पावर मैंने B लगाया। अब यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग लाने वाले हैं K, ये जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। क्या होगी ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जब कभी भी कांस्टेंट्स के वैल्यू आपको वैरी करते हैं या कुछ भी लगाए जाते हैं, दे आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड देयर इज नो एनी लॉ इन फिजिक्स।
कोई लॉ नहीं है किसके लिए कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यूज को आप वहां पर पुश करें। और ये भी बात है कि बहुत सारे ऐसे भी कांस्टेंट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए हर बातों को समझ करके चलना है k into l to the power a and g to the power b। रूल तो वही है, वी हैव टू राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमको m to the power 0, l to the power 0 and only t because only time is available, no mass no length equal to k कांस्टेंट है, k का डायमेंशन फिलहाल कुछ भी नहीं है, और l to the power a and thereafter g is acceleration, although it is due to gravity but it is acceleration, so its dimensional formula will be l t to the power -2। और इसके ऊपर इसके लिए जो मैं चीजें यूज करूंगा, जो पावर इसके ऊपर है वो b है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, ये है एक्सीलरेशन, KCC पर n ले लिया, शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, ये हमारी चीज की इच्छा होती है। सो नाउ व्हाट इज हियर, अब इसको क्या करते हैं, सेम बेस पे पावर को यहाँ a है और यहाँ b है, तो a to the l to the power a plus b मैं कर लेता हूँ, एंड वी हैव नाउ t to the power -2b। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, our next process is equating the powers of same bases from the both sides। क्या होगा, आपको m का कोई सपोर्ट नहीं है, कहानी खत्म है इसका। l के लिए a plus b और l to the power 0, यहां पर अपन के पास l a plus b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन t to the power -2b and t to the power 1 here, so -2b equal to 1 और यहां से b equal to -1/2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, जो रिजल्ट भी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दैट गिव्स द रिजल्ट b to the power -1/2। एंड वंस अगेन जब हमें b to the power b की वैल्यू -1/2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में आप देख लीजिए कि a का वैल्यू -b के इक्वल है, आप यहां से देख सकते हैं a इक्वल टू है -b, इसीलिए माइनस इंटू b का वैल्यू -1/2 इफ वी पुश हियर देन वी विल बी गेटिंग a इक्वल टू 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ a is 1/2 and b is -1/2। just put the value here in the original equation, this is the original equation, और इसमें अगर हम लोग डाल देते हैं वैल्यू किसका, a और b का, ऑब्वियसली जो रिलेशन है वो हमारा आ जाएगा। और आप देखिए कि वो रिलेशन कैसा है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, मुझे तो लगता है कि आपने हमें बोल दिया है और इसलिए आपके दिल की आवाज हम तक पहुंच जाती है। एंड मैं इसको जब इरेज करता हूं देन व्हाट वी गेट हियर, लेट अस सी 10, ध्यान देंगे थोड़ा, e इक्वल टू k, अब ये रहेगा k इज नॉट इक्वल टू 1, what will be its exact value can't say here in this situation, further it will be discussed much more। so देखिए k इक्वल टू, और अब क्या होगा, l पर पावर आपका a था एंड a हैज द वैल्यू 1/2 एंड g पर पावर -1/2, हाफ पावर को रूट भी बोलते हैं हम, स्क्वायर रूट का ही दूसरा फॉर्म है। सो t इक्वल टू k रूट अंडर l। ये हो गया, आपने देखा इसको। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा लिख देता हूं, आइए देखते हैं क्या है। कहता है इन द डायग्राम द फोर्स responsible to move the particle
in circular path known as, इसको कहते हैं known as सेंट्रीपीटल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स। इसका नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। कहते हैं इफ it depends on m for mass, comma r for radius and v velocity, ये तीन चीजें हैं, then what is the expression of f? What is the expression of f? expression of क्या है? क्या होगा इस फोर्स का एक्सप्रेशन? तो मैंने पहले ही बताया आपको, कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधे आपको प्रोसेस पर जाना है। वी है जो चीजें हैं अपन के पास उसी से काम करना है। मैंने देखा कि f प्रोपोर्शनल टू, मैंने m टू दी पावर a लेना है, r टू दी पावर b लेना है और v टू दी पावर c लेना है। Where a b c are constants, where a b c are constants। एकदम बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीजें जब अपन के पास आ चुका है तो अब क्या करते हैं? बस प्रोसेस तो वही है, साइन प्रोसेस के साइन को हटाइए और लिखेंगे f इक्वल टू k m टू दी पावर a r टू दी पावर b and v टू दी पावर c। Here k is dimensionless constant, k is dimensionless। कुछ लोग k को रहने भी देते, लेकिन चूंकि आपको देखो मालूम है इसलिए कोई बात नहीं, आपको dimensionless constant। एंड यहां हम लोग k की वैल्यू 1 लेंगे फिर से एक बार। अब आप बताएं कि दोनों तरफ अब आगे का नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट इज? वी जस्ट राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। कहते हैं देन m l t टू दी पावर -2 इक्वल टू k, खत्म हो गया, m टू दी पावर वी हैव a, r इज लेंथ, दिस इज रेडियस 1 और v वेलोसिटी, सो दिस इज l t टू दी पावर -1 पर पावर क्या लग गया? c लग गया। अब क्या करना है? राइट साइड को डिक्लेयर कीजिए आप, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b प्लस c and t to the power -c. So this is the relation. Now equating the powers of same bases from both sides. अगर सेम बेस के पावर को इक्वल करेंगे तो देखिए m टू दी पावर a है, m टू दी पावर 1 है, क्या मिलेगा? a टू दी पावर 1, a टू दी का वैल्यू क्या मिला हमें? 1 मिला या नहीं? m टू दी पावर a, m टू दी पावर 1, a की वैल्यू 1, एक रिजल्ट तो आ गया। यहां लिख दें क्या? इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस। एकदम रिलैक्स मूड में आप हमेशा सीखिए चीजों को। पावर्स ऑफ सेम बेसिस, अगर सेम बेसिस के पावर को हम दोनों तरफ से इक्वल करेंगे देन व्हाट वी गेट? a की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो l का वैल्यू b प्लस c है, l पर पावर b प्लस c है, l पर पावर 1 है, तो हमें ये पहला इक्वेशन कह सकते हैं आप इसको, b प्लस c इक्वल टू 1 आएगा, ये दूसरा इक्वेशन कह सकते हैं। एंड माइनस c इक्वल टू -2, सो माइनस c इक्वल टू -2, दैट इज c इक्वल टू 2, तीसरा रिलेशन। और 3 अननोन भी है, 3 इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं। आइए इस साइड में थोड़ा सा हम आपको
अब कष्ट दे रहे हैं मिटा करके। अगर आपने कर लिया है कॉपी तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, पॉज करके आप देख लेंगे, समझ लेंगे। सो ए का वैल्यू 1 क्लियर था अपन के पास, सी का वैल्यू 2 भी क्लियर है, ओनली बी हमको निकालना है। फ्रॉम 2 से उठा लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से व्हाट वी गेट b इक्वल टू 1 माइनस सी एंड c इक्वल टू 2, so 1 minus 2, so this gives b equal to -1. We have all three values of unknowns have been declared now. So क्या लिखेंगे 10। बस आप रिलेशन रख दीजिए, कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है कि हमें कोई दिक्कत आई समझने में। so 10 f इक्वल टू, मैंने तो पहले ही a का वैल्यू 1 कर लिया है, और अब देखिए m टू दी पावर a है, a का वैल्यू कितना है 1 है, और r है जिसका वैल्यू b है, पावर b है, b का वैल्यू -1 है, एंड द थर्ड क्वांटिटी इज v जिसका पावर c है और c की वैल्यू 2 है। अब आप देखें, इसको अरेंज करता हूं तो अपन को क्या मिलता है, f इक्वल टू m, ये v का स्क्वायर, और बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पावर ऑफ r विद यूनिटी वैल्यू, so this will be on the denominator side, and this is the exact value of centripetal force F equal to mv square by r. So this is the relation that we have already derived as per the rule of application number 4 in dimensional analysis. अब एक छोटा सा काम हम आपके लिए कर देते हैं, और बस आपको इसके बाद आज हम थोड़ा सा उसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आइए मैं आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन चीज आपके लिए ला करके देता हूं मैं, और देखिए कि वो क्या क्या चीजें लाती है। एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन के पास है, एयर बबल वाला एक क्वेश्चन है, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे हम आपसे, लेकिन जो है उससे पहले इसको जरा सा देख लेते हैं। विस्कस फोर्स का बड़ा ही मन था हमको कराने का, ठीक है, जरा सा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन के तौर पर भी आप समझिए, और जैसे आप समझिए बात कॉन्सेप्ट आने से मतलब है। कहता है कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, इफ विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कभी आपको पूछे हुए मिलेंगे, उसको भी हम आपको जब उसको पूरा आपके सामने क्लियर करके लाएंगे तो आपको खुद दिखेगा। इफ विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पहले भी मैंने शेयर किया हुआ विस्कोसिटी का काम, विस्कोसिटी ईटा, दिस इज द सिंबल ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस r, रेडियस r एंड वेलोसिटी v, एंड वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, then find the expression of viscous force, find the expression of viscous force, expression of viscous force, and the expression of viscous force। थोड़ा सा मैं एक हिंट दूंगा, पहले भी दिया होगा और नहीं भी दिया है तो भी कोई बात नहीं है, दे दिया तो भी कोई बात नहीं है। आइए थोड़ा सा समझिए ये विस्कस फोर्स क्या होता है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, यू आर ऑल स्मार्ट एंड यू कैन लर्न फिजिक्स इजीली। सो मैं बताऊं एक्चुअली क्या होता है, ये लिक्विड प्रॉपर्टी मानी जाती है। विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन एज अ होल वी कैन से, एंड इट इज द नेचर ऑफ लिक्विड कि जब कभी भी कोई सॉलिड, आपने देखा ना यहाँ पर है कि रेडियस की बात की गई है, आपने देखा यहाँ पर है कि विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट इसको बोला जाता है वो इतना है, उस पर बात की गई है, वेलोसिटी v की बात की गई है। सो कहता है आप जैसे मैं बताऊं कि सपोज कीजिए ये वाटर है, और इस वाटर में अगर मान लो कोई एक स्फेरिकल बॉल है, और ये बॉल अगर समथिंग वेलोसिटी v से मूव करता है
तो ये वाटर का जो लेयर है वाटर का जो लेयर है जो इस सॉलिड स्फीयर के टच में है, वो क्या करता है, इसके मोशन का अपोज करने की कोशिश करता है, और वही जो अपोजिंग फोर्स होता है उसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। सो सॉलिड लिक्विड के लेयर पर यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, दैट इज विस्कस फोर्स, और इसी फोर्स की वैल्यू स्टोक्स लॉ के फॉर्म में ये आता है। इसको विस्कस फोर्स को लास्ट में मैं लिखूंगा भी आपको। सो ये वेलोसिटी और जिस स्फीयर के ऊपर ये एक्टिवेट है उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, उन तीनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कहता है कि बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ विस्कस फोर्स। ये बात अब देखिए, यही क्या है, हमारा विस्कस फोर्स है। दिस इज विस्कस फोर्स। आपको इन शॉर्ट मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए, मालूम नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन, बट डायमेंशन इज इन आवर हैंड एंड वी हैव टू राइट ऑल द क्वांटिटीज, रेडियस, वेलोसिटी एंड ईटा। कहते हैं लेट एफ डिपेंड्स ऑन ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड v टू दी पावर c। कुछ भी नहीं है, अगर सही मायने में देखा जाए तो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है। एकदम आप अपने आप को हिलाइए और मस्त होकर के फिजिक्स को सीखिए, हमेशा हंसते रहो। मैंने बार बार कहा, देखो मुस्कान जो होती है हमारी, वो हमें एक अलग तरह की एनर्जी देती है। सो कभी भी वो कम नहीं करना, उससे आपके हार्ट को एक खुशी का एहसास होता है, एंड योर सेटअप, जो योर माइंड सेट becomes positive. So क्या करना है, F इक्वल टू K ईटा टू दी पावर A, R टू दी पावर B एंड V टू दी पावर C। Clearly this is the coefficient of viscosity। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है पहले। अभी क्या करता है, here K is dimensionless constant, here K is dimensionless constant, K is dimensionless constant। ये क्या है, K is dimensionless constant। K के पास में कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि K की वैल्यू यहाँ 1 भी नहीं है। What will be the value? That is experimental observation, और वो आपको देगा, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चीजें आपके सामने आने ही वाली है। तो अगर K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और इसको जरा सा क्या करते हैं, इधर मैं मिटाता हूं, और मिटाने के बाद मैं आपको ये रिलेशन लाकर के एग्जैक्ट देता हूं, एंड आई थिंक चलिए ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं बताऊं आपको कैसे पढ़े, तो दोनों तरफ डायमेंशन लिखे। लेफ्ट साइड में अपन के पास फोर्स है ml t टू दी पावर -2 k। आपको फिलहाल गायब होगा एक्सप्रेशन से, बिकॉज डायमेंशन लेस है ये, तो k का कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन ईटा का डायमेंशन हमें मालूम है ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1। अब आपको याद है कि नहीं है, ये तो आपकी बात है, मुझे तो लगता है याद नहीं ही होगी आपको ये बात। अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। v इज वेलोसिटी l t टू दी पावर -1 हैविंग वैल्यू c। अब क्या करते हैं, इस सब को सेपरेट करते हैं, m टू दी पावर a एंड l का तो लंबा लिफाफा खुलेगा -a प्लस b प्लस c, यहाँ पर b और यहाँ पर c। तो ये हो गया, एंड t की बात है तो t पर पावर यहाँ -a -c। अब क्या करना है, वही रूल, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस कर दीजिए। इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसिस प्यारे साथियों। What we get, m to the power 1, m to the power a। Obviously a का वैल्यू 1 आया, इक्वेशन नंबर 1 we can say
एंड L का वैल्यू है, L पर पावर है -a प्लस b प्लस c, दैट इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड -a माइनस c इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 3। इजी तो है, यहां से हमें मिल जाएगा। ये तो टोटली रिजल्ट है अपन के पास। यहां से क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहां से -a इक्वल टू -2 प्लस c, सॉरी c लाना है ना, तो c इक्वल टू -a प्लस 2, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो -a और a का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस 2, ऑब्वियसली c की वैल्यू आ गई 1। बड़ा स्मार्ट वैल्यू आया भाई, c का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू भी 1 आ गया। अब तो सिर्फ b बचा हुआ है, तो क्या करते हैं, इसी का हेल्प ले लेते हैं। सो b इक्वल टू व्हाट वी हैव 1, c हो जाएगा साइड में माइनस साइन लेगा, a माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। एंड पुट द वैल्यू ऑफ c एंड a, c is 1, a is 1, इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों गए। कितना बेहतरीन चीज आया है, आप देख करके खुश हो जाएंगे। We have b equal to 1, a equal to 1 and c equal to 1 also, and all these three values are, if put in the relation, then we get f equal to k eta rb, abc all are unity. So what is the result? Finally we can write now, here is, मैं कह सकता हूं कि 10 क्या 10, यहां कोई 10 नहीं, यहां 10 f इक्वल टू k ईटा आर भी, f इक्वल टू k ईटा आर भी। कहते हैं ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड, अगर चले हम ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स पे जाता हूं तो हमारे पास k का वैल्यू आता है 6 पाई, दैट वी हैव टू इन्वॉल्व, और इसलिए जब ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, इसीलिए f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। मैंने एग्जैक्ट रिलेशन ला करके आपको दिया है, आप गुस्सा मत होना। यहाँ पर k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली यही कहलाता है स्टोक्स लॉ। ये साइंटिस्ट का नाम है मेरे प्यारे, स्टोक्स लॉ। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स के लास्ट एंड पर, बिल्कुल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे, हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ये सभी चीजें हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्कस की जाएगी। ऑल दिस 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पूरे फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये सब चीजें यूज की जाती हैं। जब कभी हम लोग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल सॉल्व करने शुरू करेंगे ये सब चीजें आती है। इलास्टिसिटी तो खैर लार्ज स्केल पर यूज करते हैं हम लोग, तो खैर जैसा भी है जो भी है, आप इतना करके सीख करके आज बिल्कुल इसको समझ करके और अपने को फ्रेश रखिए। अब ऑलमोस्ट हमने डायमेंशन का सारा काम करके दिया, ओनली एक लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस आपका बाकी है, वो हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एंड सम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ नए तरह के सिस्टम की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ अटपटे रिलेशन की बात करेंगे कि कभी कभी हम लोग किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के टीम से भी फंडामेंटल की बात कर लेते हैं और तब कैसे उस पर ओरिएंटेड होता है प्रॉब्लम हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड आई होप यू विल बी गेटिंग मच मोर इंटरेस्ट, यू विल एंजॉय विद द ऑनकमिंग लेक्चर्स। एंड चैनल को हर हमेशा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट कि जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते रहें वो आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल फोन पे, एंड्रॉइड सेट पे अवेलेबल हो और आप कभी भी टाइम लेकर के देखें, सब्जेक्ट को समझें, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। हम नहीं,
सब्जेक्ट बड़ा है और सब्जेक्ट से भी बड़ा करियर है आपका। सब्जेक्ट एक जरिया होता है, हम आपके पास पहुंचाने का सब्जेक्ट को एक लिंक का काम करते हैं। एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग द टुडे लेक्चर। दैट्स ऑल।